पराली 2016 से मैं नहीं जलाता। अभी पंजाब में ऐसे ट्रायल करते करते फार्मर को 10-10 साल भी हो चुके हैं। अच्छा। कि वो पराली नहीं जलाते। 60-60 साल के फार्मर जिन्होंने 15 साल से आग नहीं लगाई है, मुझे ये लगता है कि उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मैं तो खेती को अच्छा समझता ही नहीं था। मैं तो सोचता कि कोई जॉब करेंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, क्योंकि मेरा फील्ड जो इंजीनियरिंग था तो मैं थर्मल में 1 साल मैंने जॉब भी किया। 2017 में मैंने चैनल शुरू किया। मेरा मंतव्य यही था कि पूरा जितना भी साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है, अनपब्लिश्ड है, बहुत से साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात करते हैं, मतलब चीज़ें फैक्टफुल है, तो उसको कहीं ना कहीं खेत में लागू किया जाए और खर्चे को कम किया जाए और आने वाली समस्या को पहले ही संभावित उसका पता चल जाए। हम जो दुनिया को देखते हैं वो लगभग 8 बिलियन लोग हैं धरती के ऊपर रहने वाले, जो इसको गंदा करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं मुट्ठी में से एक इतनी सी मिट्टी निकालूं, इसमें 800 करोड़ दुनिया है। जो धरती के अंदर है उसकी जरूरत तो हमने कभी समझी नहीं है। अगर उसकी जरूरत समझेंगे तो वो कोई नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, कोई कार्बन फिक्स कर रहा है, फाइनोबैक्टीरिया, कोई एज़ोटोबैक्टर है, एंजियोस्पर्मिलम है, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, बहुत कुछ है मिट्टी में जो दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि अब इस स्तर पे सोचने की जरूरत है कि उत्पादन के मामले में तो पंजाब आगे ही है सबसे। अब सॉइल हेल्थ के मामले भी हमारा कंपटीशन बढ़ना चाहिए। ये पूरा जो मलबा मेरे खेत में पराली का पड़ा हुआ है, ये इसी खेत की ताकत लेके तैयार हुआ है और ये डीकम्पोज होगा। इसमें से सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या इसमें ही डीकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाना। जो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 2016 में टेस्टिंग रिपोर्ट में 0.25 था, वो 0.85 हो चुका है। अमेरिका के टेक्सास एरिया के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन 10% तक चला जाता है तो खेत को आपने सिर्फ पानी और बीज देना है, कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। हमारी मिट्टी 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन इसको कोई सॉइल रेस्ट नहीं है, कोई इसके अंदर रहती दुनिया के लिए हमने कोई भोजन का प्रबंध नहीं किया हुआ। नमस्कार ते सत श्री अकाल। अन्न क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है पंजाब से, पंजाब के भटिंडा से, और भटिंडा का गांव है गैरी बागी। और मेरे साथ हैं पंजाब के एक किसान, भटिंडा के एक किसान, जो उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस समय हर जगह पराली का हल्ला है, पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। ये बातें हर साल आती हैं, लेकिन इन्हीं बातों की सच्चाई खोजते खोजते हम पंजाब के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और वहीं पे ये खेत दिखा जहाँ पे पराली दिख रही है और साथ में गेहूं भी दिखने लगा है। तो कैसे ये मैनेजमेंट हो रहा है, एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि ये जो किसान हैं ये एक इंजीनियर थे और फिर किसान बने। किसान बने सिर्फ अपने लिए नहीं, एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर भी दे रहे हैं। इन्होंने एक अलग तरह की क्रांति छेड़ी हुई है खेती किसानी को लेके। पंजाब के किसानों को आपने आंदोलन में देखा होगा, लेकिन ये क्रांति कर रहे हैं, एक अलग क्रांति जो धीरे धीरे इनके घर से हो रही है, लैपटॉप से हो रही है, मोबाइल से हो रही है। ये किसानों को जो खेती किसानी से जुड़ी साइंटिफिक नॉलेज है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों की संख्या में किसान इनसे जुड़े हैं और खेती को लेके इनका अपना जो नज़रिया है, जिससे इन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेती से ही अब जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, वो कहानी क्या है। इस कहानी पर इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कहेंगे ये पराली वाले इल्ज़ाम को लेकर, क्या कहेंगे खेती की दुनिया में होने वाली बातों को लेकर, रिसर्च को लेकर, और क्या कहेंगे ये अपने उस टर्निंग पॉइंट को लेकर जब इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी और सिर्फ खेती को ही अपना सबसे अहम काम बना लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रगट सिंह जी। जी मैम, बहुत धन्यवाद आपका। मैं वेलकम करता हूं, आपने समय निकाला मेरे खेत में मेरे तरीके को अपनी ऑडियंस के सामने रखने का मेरे को मौका दिया। तो क्यों वो इसलिए मौका दिया क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे पराली के साथ साथ आप गेहूं लगा चुके हैं, पराली आपने जलाई नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल कैसे सेट किया? सबसे पहले तो यही करंट मुद्दा इस समय चल रहा है, वो क्या है कहानी? जी, पराली 2016 से मैं नहीं जलाता। पहले तो ट्रायल ही कर रहे थे। हाँ। कि यूनिवर्सिटी ऐसा बोल रही है, हम करके देख लेते हैं। क्योंकि पहले तो जो पुराने ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें तो यही बोला जाता है कि ये रोग आ गया तो इसको आगे नेक्स्ट सीजन में नहीं आने देना, तो इस फसली अवशेष को जला देना।
तो अभी नई प्रैक्टिस क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ मतलब पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जहाँ मतलब पूरे साल में से कुछ खास हफ्तों में नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन मतलब मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका कभी ना कभी लिंक जोड़ दिया जाता है कि फार्मर पराली जलाता है, लेकिन उसमें तो फार्मर का जो पराली जलाने का पोल्यूशन का अंश है वो कम होता है। लेकिन हम तो खेती कर रहे हैं कि अपने पुरखों की ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लगातार खेती करना ही हमारा आगे मंतव्य है। तो उसकी खेत की ताकत कम ना हो उसके लिए ट्रायलिंग कर रहे थे, तो ट्रायल कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस रहा। और मुझे लगता है कि अभी पंजाब में ऐसे ट्रायल करते करते फार्मर को 10-10 साल भी हो चुके हैं। अच्छा। कि वो पराली नहीं चलाते, वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं। मैं तो बहुत छोटी उम्र का हूँ और मेरे से तो मतलब 60-60 साल के फार्मर जिन्होंने 15 साल से आग नहीं लगाई है, मुझे ये लगता है कि उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उनको एप्रिसिएशन करने की ज़रूरत है, उनकी प्रैक्टिस को आगे लेके आने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया का आज तक कभी भी एग्रीकल्चर का यूनिफॉर्म यूनिवर्सल मॉडल बना ही नहीं है कि कोई मेरे से 500 किलोमीटर वो फसल लगा रहा है मैं भी लगाऊंगा, वो उस समय लगा रहा है मैं भी उस समय लगाऊंगा, वो इस किस्म का बीज लगा रहा है मैं भी लगाऊंगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमको पूरी दुनिया का अगर हम रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको खेत में लागू करना चाहिए। अगर वो वाकई रिजल्ट दे रहा है तो उसको मान लेना चाहिए, उसको अपनी डेली डायरी जो खेती की डायरी है उसमें शामिल कर लेना चाहिए। मेरा सिस्टम ये था कि जब हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ ये भी खेती कर रहा है, वो पढ़ा हुआ वो भी खेती कर रहा है, दोनों को समस्याएं आ रही हैं, तो मैं तो खेती को अच्छा समझता ही नहीं था। मैं तो चाहता कि कोई जॉब करेंगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, क्योंकि मेरा फील्ड जो इंजीनियरिंग था तो मैं थर्मल में 1 साल मैंने जॉब भी किया, जॉब में कंटिन्यू भी रख सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बैक आऊँगा एक स्टेप तो मैं काफ़ी अच्छा कर लूँगा। मेरे घर में पहले ही वो सेटअप बन चुका है। अगर हमने कोई फैक्ट्री लगानी है, लोन लेना है, ज़मीन लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर उसका प्रोडक्ट सेल करना है, फिर वो एक बड़ी टीम के साथ काम करना है, तो यहाँ तो मेरे वर्कर हैं, टीम है, मेरे पापा मेरे गाइडेंस के लिए हैं, तो खेत मेरे पास पहले से ही है। तो मेरे को तो सिर्फ जो एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है उसको यूटिलाइज करना है, टेस्टिंग करना है। तो उस तरीके से आया था मैं। जब मेरे को पता लगा तो मेरे फादर साहब भी बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे चाचा जी बहुत कुछ गलत कर, क्योंकि वो तो पढ़े नहीं हुए, वो तो सिर्फ 4 जमात पढ़े या थोड़ा साइन कर लेते हैं। मैं उनको भी बड़ा मानता हूँ कि एक्सपीरियंस है उनके पास, वो पढ़े लिखे ना होकर भी मेरे से अच्छी खेती कर गए। थोड़ी बहुत गलतियां तो खेती में तो होती रहेंगी, सबकी होती रहेंगी, कोई भी जितना भी पढ़ा लिखा आ जाए वो खेती गलतियां करके आगे जाया जा सकता है। तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया और 2017 में मैंने चैनल शुरू किया। मेरा मंतव्य यही था कि पूरा जितना भी साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है, अनपब्लिश्ड है, बहुत से साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात करते हैं, मतलब चीज़ें फैक्टफुल है, तो उसको कहीं ना कहीं खेत में लागू किया जाए और खर्चे को कम किया जाए और आने वाली समस्या को पहले ही संभावित उसका पता चल जाए, तो फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। पहला जो मेरा सवाल था वो ये था कि पराली को आपने मैनेज कैसे किया? ये क्या चीज़ है जो हम आपके खेत में देख रहे हैं चारों तरफ कि गेहूं आ रहा है और पराली खड़ी हुई है, आपने आग नहीं जलाई। तो पहला ये बताइए कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या टेक्निक है जो आप ये कर रहे हैं, और जो लोग आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, पराली नहीं जला रहे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे ऐसा, उनको बताइए कि क्या टेक्निक है और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं कि जो पुराना रेसिड्यू है वो वही है और दूसरी बिजाई शुरू हो गई है। जबकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हम आग ना जलाएं तो क्या करें। जी बिल्कुल, उनके लिए आप क्या आंसर दे रहे हैं, क्या टेक्निक है ये? जी बिल्कुल, मैं भी उनको गाइड करता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं किसी को बताना चाहता हूँ उसको पहले मैं अपने खेत में करके देखूं और सक्सेस भी करके दिखाऊं। क्योंकि जो हमारा गेहूं का उत्पादन आता है कम से कम उतना तो उत्पादन आए, उसी तरीके के को हम उसी मेथड को हम अच्छा मानेंगे। ये मेरे खेत में जो पूरा गेहूं बिजाई हो चुका है, ये लगभग आज 20 दिन का हो चुका है। 2 नवंबर को इसका बिजाई हुआ था और ये बहुत अच्छे तरीके से आप देखो लाइन में लगा हुआ है। ये हैप्पी सीडर से बिजाई किया हुआ है। अच्छा, पूरे खेत में धान की मतलब कटाई होने के बाद जितनी भी भूसा पराली बचती है उसको खिलार दिया गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और खेत को पानी लगा दिया। 15 दिन के लिए खेत को छोड़ दिया गया। जब एक सही सॉइल मॉइस्चर मेंटेन हो गया तो लगभग, क्योंकि हमारे एरिया में जो बेस्ट गोल्डन विंडो है वीट सोइंग का वो 1 से 20 नवंबर का ही, तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग भी इसी विंडो में बिजाई करते। बिजाई तो मैं पहले भी कर सकता था,
लेकिन मुश्किलें बढ़ जाती। वो गुलाबी सुंडी का सीन, हाँ, कहीं कोई अर्ली हीट आ जाती है तो ठंडी देर से शुरू होती है। इस बार तो अर्ली आ गई ठंड, लेकिन पिछले 2-3 साल में क्या है कि टेम्परेचर शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहता है, तो तभी भी वो वीट के लिए सूटेबल नहीं। हमने पूरा क्रॉप का मैनेजमेंट करना है। हमारे कोई तलवार थोड़ी लड़की हुई है, इस दिन ही बिजाई करना है, बहुत अगेता बिजाई करना है, पिछेता बिजाई करना है। आपने सूटेबिलिटी देखनी है मोस्ट। तो मैंने जो ये मेथड पहले 2016 में 2.5 एकड़ में किया, फिर मैंने 5 एकड़ में किया, फिर मैं 10 एकड़ में किया, अब मेरे पास पूरा 20 एकड़ इसी तरीके से लगा हुआ है। मतलब ये पूरा इसे टेक्निक को जीरो टिलेज कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कोई खेत की मिट्टी को अल्टा पल्टा नहीं गया, कोई इसमें तवियां, कोई रोटावेटर कुछ नहीं चला हुआ। इसमें जीरो टिलेज हुआ है। सिर्फ 1.5 इंच की 2 इंच की डूंगाई के ऊपर बीज और खाद हमने डाल दिया। जितना भी ऊपर धान का स्टबल था, उसका पराली था, उसको कुतरा करके साइड पे रख दिया गया। अच्छा, तो वो एक मल्चिंग होगी। तो आप देख लो, ऑर्चर्ड में मल्ची चल रही है, लोग पोटैटो में और किसी में ड्रिप में, सब में जगह मल्चिंग करने को पॉलीशीट की मल्चिंग करते हैं। वो तो मैन मेड है, ये तो गॉड मेड है, तो नेचुरल मेड है, तो ये तो नुकसान कर ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती हैं, कीट आती हैं, ये मौसम के गुलाम है, हमारे गुलाम कभी हो नहीं सकते। हम इनको दवाइयों से नहीं मार सकते। ये दोबारा आते जाएंगे। दवाइयों का काम करने का जो तरीका है वो फेल होता जाएगा, नई नई दवाइयां आती जाएंगी और ये आगे बढ़ते जाएंगे। सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। नेचर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, वो अपने आप को हर डे हर सेकंड मॉडिफाई कर रही है। तो हमारा खेत भी तो इससे मॉडिफाई करेगा ना। एक जर्मन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखा था कि हम जो दुनिया को देखते हैं वो लगभग 8 बिलियन लोग हैं धरती के ऊपर रहने वाले, जो इसको गंदा करने का काम करते हैं। लेकिन एक अगर हम मैं मुट्ठी में से एक इतनी सी मिट्टी निकालूं, इसमें 800 करोड़ दुनिया है। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। हमको भी खाने के लिए ये गेहूं से हम दाने निकालेंगे तो खाएंगे, आटा बना के, रोटी बना के। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन खाते हैं। ये पूरा जो मलबा मेरे खेत में पराली का पड़ा हुआ है, ये इसी खेत की ताकत लेके तैयार हुआ है और ये डीकम्पोज होगा। इसमें से सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या इसमें ही डीकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाना है। तो एक सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट जो हमारी जमीन, पैरों के नीचे जो जमीन है, जमीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं इतनी बड़ी संख्या में, उनको हम खाली पेट नहीं छोड़ सकते। उसका जो सही भोजन है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। अगर उनको वो मिलता है तो अपनी वो ड्यूटी 24 घंटे करेंगे। हम तो खेत में 8-10 बार आएंगे पूरे सीजन में, 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे। देखने कभी पानी की जरूरत है, कभी क्या। जो धरती के अंदर है उसकी जरूरत तो हमने कभी समझी नहीं है। अगर उसकी जरूरत समझेंगे तो वो कोई नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, कोई कार्बन फिक्स कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया, कोई एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम है, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, बहुत कुछ है मिट्टी में जो दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि अब इस स्तर पे सोचने की जरूरत है कि उत्पादन के मामले में तो पंजाब आगे ही है सबसे। अब सॉइल हेल्थ के मामले भी हमारा कंपटीशन बढ़ना चाहिए। और जो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 2016 में टेस्टिंग रिपोर्ट में 0.25 था, वो 0.85 हो चुका है। और अमेरिका के टेक्सास एरिया के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन 10% तक चला जाता है तो खेत को आपने सिर्फ पानी और बीज देना है, कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। खेत इतना सक्षम हो जाएगा। तो ये मेंटेनेंस आपका कैसे हुआ है? मतलब हाँ, हमने ट्रायल करते करते ऐसे तक आ चुके हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। कोई भी एक मेथड, जैसे मैंने अभी धान के बाद जस्ट गेहूं की बिजाई की है और मेरे खेत को ये सूट करता है, मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे को किसी के सुनने की जरूरत नहीं है कि ये कामयाब है, ये फेल है, इसमें उत्पादन कम होता है, ये होता है। क्योंकि जितना लोगों का भूसा निकलता है, तूड़ी निकलती है 3 ट्रॉली, उतना ही मेरा आ रहा है। जितना लोगों का उत्पादन आ रहा है 20 क्विंटल, 22 क्विंटल, 25 क्विंटल, उतना ही मेरा आ रहा है। तो मेरा खर्चा भी उनसे कम है। अगर कोई फार्मर, मैं विनती करूंगा आपके चैनल से, कोई फार्मर अपने खेत में टोका चला के पराली को काटता है, उसके बाद उसकी गांठें बनाता है, गांठों को कहीं ना कहीं सेल करता है, या कोई ट्रांसपोर्ट करता है, या बाहर निकालता है अपने खेत में से। हमने दाने को तो निकाल के मंडी में सेल कर दिया, हम पराली को निकाल के किसी ना किसी को दे रहे हैं। मतलब हम डबल पैदावार बाहर निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं अपनी मिट्टी की। अच्छा, जैसे आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं,
तो तभी तो हमारी 16 घंटे की परफॉर्मेंस आ सकती है। अगर 16 घंटे सोएंगे तो 8 घंटे की परफॉर्मेंस तभी भी लॉस है। अगर 24 घंटे काम करेंगे तभी भी लॉस है। हमारी मिट्टी 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन इसको कोई सॉइल रेस्ट नहीं है, कोई इसके अंदर रहती दुनिया के लिए हमने कोई भोजन का प्रबंध नहीं किया हुआ। तो अगर हम पूरा ही ऐसे गेहूं में भूसा और दाने बाहर, धान की पराली में चाहे पराली को जला दिया, चाहे गांठे बना के बाहर निकाल दिए, चाहे पैदावार को निकाल के मंडी में सेल कर दिया प्रोड्यूस को, तो वो उसमें लॉस है। हमारी मिट्टी में हम सिर्फ क्या डाल रहे हैं फिर? यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर, कैल्शियम। तो मैन मेड तो कुछ भी लंबा नहीं चलता। मैन मेड तो कभी कोई व्हीकल लंबा नहीं चलता, मैन मेड कोई मेडिसिन लंबी नहीं चलती, कोई दवाई लंबी नहीं चलती। तो कुदरत जो बनाती है वो लंबा चल सकता है। कुदरत ने आज से जो लाखों साल पहले जो इतनी प्रजातियां तैयार की है नेचर में, कुदरत में, तो वो अभी तक चल रही हैं। उसमें हमने कुछ निकाल के सिलेक्ट करके अपने खेतों में फिट कर ली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सोचने की ज़रूरत है इस स्तर पे कि जो फार्मर अपने खेत में, क्योंकि ज़्यादातर समस्या पता क्या है आग लगाने का कारण, मैं आपको एक मेन कारण बताता हूँ। अभी एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया गया है कि मान लिया जाए कि पंजाब में 100 किसान हैं और 100 के पास ज़मीन है, उसमें से 25 किसान खेती कर रहे हैं और जो 75 किसान हैं वो अपनी ज़मीन उन्हीं 25 किसानों को दे रहे हैं। 100 किसान है, 100 किल्ला है, हर एक किसान के पास 1 किल्ला है। तो आप ये मान के चलो 25 किसान 4-4 किल्ले की खेती कर रहे हैं और जो 75 किसान हैं उनके पास ज़मीन है लेकिन वो खेती नहीं कर रहे। तो जब ज़मीन का किराया बढ़ता रहेगा, एमएसपी बढ़ जाए, कम हो जाए, उसको छोड़ो आप, एमएसपी बढ़ जाएगा, ज़मीन का किराया बढ़ जाएगा, ठेका बोल देते हैं हम लोग, किराए के ऊपर, लीज के ऊपर लेके खेती करते हैं। जब तक वो बढ़ता रहेगा तब तक ज़मीन से प्यार कभी होगा ही नहीं। तो कभी इस खेत में मैं आ गया, कभी मेरा पड़ोसी आ गया, कभी तीसरा बंदा आ गया, तो ये एक खेत यूज होने लग गया प्रोडक्शन के लिए। और जितनी भी मार्केट में धड़ल्ले से पेस्टिसाइड सेल हो रही है, पंजाब में 18,000 करोड़ की पेस्टिसाइड बल्क फर्टिलाइजर सब मिला के सेल हो रहा है। तो मैं विनती करूंगा आपके चैनल से, पूरे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने अच्छे ओहदे पे ऊपर राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, कि हमारे देश में अगर 10 का नोट नकली बन सकता है, 500 का नोट नकली बन सकता है जो कि 1000 में नहीं चलेगा, और 5 का सिक्का, 10 का सिक्का नकली बन सकता है जो कि 11 में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पंजाब में, पूरे देश का छोड़ो, 18,000 करोड़ का फर्टिलाइजर जहाँ पूरा पेस्टिसाइड मार्केट बिक रहा है, तो क्या उसमें एक पैसे का भी नकली नहीं है? नकली तो है, नकली तो है, छापेमारी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या उसको और संवेदनशीलता से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि फार्मर का कहीं ना कहीं लॉस उससे जुड़ा हुआ है। फार्मर को अवेयर करने की ज़रूरत है। वैसे तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मुझे लगता है डिजिटल इंडिया तभी सक्सेसफुल है जब एक हमारे देश की राजधानी से निकला हुआ पेपर 24 घंटे में किसान के मोबाइल में चला जाए। कोई रिसर्च है, जब अगर वो मराठी में समझ रहा है तो मराठी में जाए, पंजाबी में समझ रहा है तो पंजाबी में, हिंदी में, गुजराती में, कहीं भी समझ रहा है तो उसके मोबाइल पे चले जाए। तो कहीं ना कोई ऐसे कोई किसान मित्र बनाने चाहिए हर गांव में। जैसे पंजाब में 12,500 गांव है, तो हर गांव में ऐसा कोई किसान मित्र हो जो पूरे अपने गाँव के किसानों को ये बता सके कि ये नया संदेश आया है, खेती में ये बदलाव करना है, ये खेती के लिए है, ये करना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम जो करने वाला काम है उसको छोड़ रहे हैं, जो नहीं करने वाला उसको दोबारा कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशें तो हो रही हैं बहुत सारे लेवल पे। अब व्हाट्सएप चैनल बन गए, हमारा भी एक चैनल है, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम जो भी चीजें नहीं हो रही हैं, जैसे इस समय अगर पराली का मुद्दा है तो आपसे बात कर रहे हैं कि पता चले कि पराली नहीं जल रही, पंजाब का ही किसान है, पराली नहीं जला रहा, और ना जलाने का उसके पास क्या ऑप्शन है। आपने जो बात बताई उसमें ही मेरे को ये चीज समझनी है कि आप ये भी कह रहे हैं कि पराली ना तो जलानी है और ना हटानी है। हाँ, हटानी भी नहीं है, जबकि ऐसे भी एग्जाम्पल वाले किसानों से मैंने बात की, इंटरव्यू किया है कि वो पराली जलाने ही रहे लेकिन हटा रहे हैं, उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो भी एक मिसाल की तरह सामने आ रहे हैं कि उन्होंने पराली से कमाई कर ली, मतलब पराली जो लोग जला रहे हैं उससे कमाई कर ली। तो आप उसको गलत कह रहे हैं कि वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। टाइम के हिसाब से आप देखिए, कोई धान सिर्फ इंडिया में नहीं लगता, जहाँ सिर्फ पंजाब में नहीं लगता, पूरे दुनिया में अलग अलग लोकेशन पे धान नहीं, मैं अभी इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, मैं उसी बात को लिंक कर रहा हूँ कि जो समय की जरूरत है, जब गवर्नमेंट इस एंगल से देखती है कि इससे जीडीपी बढ़ेगी, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे नए नए मतलब काम शुरू होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। क्योंकि देखो, अगर खेत में पराली जल जाती है
तो वो नुकसान फार्मर का भी करती है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी नुकसान करती है। एनवायरनमेंट का ज्यादा ये तो क्लियर हो चुका है। जलानी तो कहीं नहीं पे है। प्रदूषण बढ़ता है, कम होता है, ये तो सीन अलग है। वो तो सब जगह से प्रदूषण तो सब जगह से आ रहा है। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन तो 8% से कम ही है। बिल्कुल। लेकिन हम ये मान लें कि अगर वो वातावरण को खराब कर रही है तो हम उसी वातावरण में तो रह रहे हैं। लेकिन अगर वो पराली जो जहाँ पे जलनी थी, कहीं गांठे बन गई, जहाँ पिलेट्स बन गए, जहाँ आगे मीथेन गैस बनाने के इंडस्ट्री लग चुकी है, जहाँ मतलब आगे कोई और उत्पाद बना रहा है, उसके बर्तन पैदा हो रहे हैं, या उसमें कोई टाइल्स बन रही हैं, ठीक है, वो चीजें हैं, वो एक यूटिलाइजेशन हो गया, वो एक वैल्यू एडिशन हो गया, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। उसमें एक जो चीज हमने वेस्ट में जला देनी थी, उसमें हमने कुछ यूज कर ली। अब देखिए नहीं, वो सही है या गलत है? हाँ, वो सही है, सही है। लेकिन मैं ये पर अभी आपने कहा कि ये जो, जैसे अभी हम आ रहे थे, जब मेरी प्रगट जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ये पराली है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पराली नहीं है, ये सोना है जी। तो आप इसे सोना कह रहे हैं। हाँ, पर आपके लिए ये सोना तभी है जब ये जमीन में ही खड़ा जमीन है, में अंदर, और जमीन में ही मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग, जिनकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत कहानियां हैं, उन्होंने पराली को सोना बनाया, उसको प्रोसेस करके, उससे प्रोडक्ट बना के, उन्हें बेच कर पैसा कमा के। तो वो गलत है या सही है? इस पे मैं आपको एक सिंपल कहानी बताता हूँ। हमारे जो ग्राउंड वाटर का सीन है, हाँ, वो नीचे जा रहा है। पंजाब में बहुत मुश्किल वाले हालात होंगे आगे जाके। तो जब ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो धान की खेती में तो पानी यूज हो रहा है। मतलब अगर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो मतलब ग्राउंड में पानी की मात्रा कम हो रही है। तो उसमें घुले हुए लून की मात्रा बढ़ रही है। जब वो लून जमीन, हम ट्यूबवेल से बाहर निकाल के पानी में घुले हुए लून बाहर डाल देते हैं। मैंने आपको दिखाया पहले कि कहीं कहीं यहाँ पे पराली की मल्चिंग प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे लून दिखाई दे रहे हैं। लून मतलब जो लोग नहीं जानते, नमक की बात हो रही है। तो वो मिट्टी में ऐड अप होते जा रहे हैं। जहाँ पे सलाइन का एरिया है, ग्राउंड वाटर बहुत नजदीक है, हर साल ऊपर आता जा रहा है, वहाँ पे हम इस तरीके को यूज ही नहीं कर सकते। वहाँ पे खेत सिल्ली नहीं छोड़ते, वहाँ पे खेत में मतलब अलग टाइप का सीन रहता है। ये वाला मेथड वहाँ पे जाके फेल हो जाता है। अच्छा, मतलब जहाँ ग्राउंड वाटर ठीक है वहाँ पराली खेत में छोड़ देंगे तो बहुत नजदीक है। टेबल वाटर बहुत अप है, जहाँ कई बार, क्योंकि इन द सीजन, धान के सीजन में तो नीचे चला गया, गेहूं के सीजन में आप आ जाता है, तो वहाँ पे गेहूं हो ही नहीं पाता। तो उन खेतों में पराली बाहर निकालने का ही ऑप्शन बचता है। ओके, ठीक तो है। मुझे लगता है अगर पूरे देश में ये सिस्टम बन जाए कि पराली बाहर निकालनी है, तो इतने कम समय में कभी भी पराली बाहर नहीं निकल सकती। और ना ही इस पूरे देश की, अगर पंजाब की बात मान ली जाए, 200 लाख मैट्रिक टन यहाँ पराली का उत्पादन हो रहा है, तो इसमें से 5-10 लाख मैट्रिक टन सिर्फ यूटिलाइज हो सकता है। तो वो दिखने में ज्यादा लगता है, लेकिन उसका परसेंटेज ज्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लंबा समय खेती करनी है, जिस खेत में ये वाला मेथड बिल्कुल कामयाब है, तो उसमें हमको यही मेथड यूज करना चाहिए कि सोने को बाहर निकाल के हम मिट्टी के भाव नहीं सेल करना चाहिए। तो इस सोने को खेत में रहेगा तो आगे आने वाले समय में हमारे खाद की मात्रा इसमें कम यूज होगी। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक पेपर पब्लिश किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कि जो फार्मर अपने खेत में पराली को बाहर निकालता है, 3 साल के बाद उसका उत्पादन कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस पराली में सबसे ज्यादा जो कॉन्सिक्वेंट है, जो इसका इंग्रेडिएंट है, वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन, अच्छा। सिलिकॉन, वैसे तो हमारी मिट्टी में सिलिकॉन अबंडेंट मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे हम टेस्टिंग करवाते हैं तो सिलिकॉन की कोई टेस्टिंग नहीं करवाता, वो महंगा टेस्ट होता है। तो हम तो जितने पेस्टिसाइड में या जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में सिलिकॉन यूज होता है, वो तो चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, तो इसमें से भी निकाला जा सकता है वो। तो लेकिन अगर वो बाहर चला गया, सॉइल में डेफिशिएंसी होगी, लगातार हम 3 साल इसमें से गांठे बना के बाहर निकालते रहे, तो इस मिट्टी में ये लगने वाली फसल का जो बायोमास जो तैयार होता है, ये कभी प्लांट था। हाँ। इस प्लांट की जो आउटर जो ये सतह बनी है, ये बहुत सारी बड़ी मात्रा पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बनी है। अगर सिलिकॉन की डेफिशिएंसी आ गई तो ये प्लांट वीक सा रहेगा और इसमें बीमारियां ज्यादा आएंगी। अच्छा। तो ऐसी वजह मैं मानता हूँ कि वो जो पेपर पब्लिश हुआ है उसके 2 मनोरथ हैं। एक तो ये कि जितना आप इन सीटू कर सकते हैं,
इन सिटू क्या होता है? इन सिटू होता है स्टबल को सॉइल के अंदर ही हमने प्रबंधन करना, अच्छा। खेत में बाहर नहीं नहीं करना, ओके। चाहे तो इसको टुकड़ा करके मिट्टी में मिलाओ, चाहे इसको ऐसे मल्चिंग कर लो, कैसे भी कर लो। 2-3 मेथड हैं, उसके ऊपर हम बड़ी लंबी चर्चा करते रहते हैं। एक आउट सीटू है जिसमें हम इसको इकट्ठा करके गांठे बना के बाहर निकालते हैं। वो कहीं इंडस्ट्री में यूज होता है, कैसे भी, वो एक इलेक्ट्रिसिटी हाउस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है, या कुछ में उसमें कोई और नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वो एक समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन हर खेत को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम पूरे खेत में गांठे बना के बाहर निकाल देते हैं, रूट्स को तो बाहर नहीं निकाल सकते। जितने प्लांट्स के रूट थे वो रूट तो अंदर रह गए, तभी भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। लेकिन अगर पूरे का पूरा पराली हम खेत में अंदर इसको मैनेज करें, तो और ज्यादा बढ़ेगा। इसको गलने के लिए समय नहीं, क्योंकि देखो जब हम पैदा होते हैं तब हम खोया नहीं खा सकते, मावा नहीं खा सकते, माँ का दूध ही पी सकते। हमारा सिस्टम नहीं होता, हमारे गट में वो वाला सिस्टम डाइजेस्ट करने का नहीं होता। अगर खाएंगे तो वो एक बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। हमारे खेत की भी यही सिचुएशन है। जिस खेत में कभी पराली का ऐसे डाइजेशन सिस्टम नहीं बना, मेरा 9वां साल है, 9th ईयर में मैं एंटर कर चुका हूँ, 2025 आ चुका है। मेरे खेत में इतना अच्छा गट माइक्रोब बन गया है कि ये पूरा पराली को डाइजेस्ट करने का इसका सिस्टम बन चुका है। जो कई बार फार्मर एक बार इस ऐसा सिस्टम करते हैं तो उसका पराली अच्छे से गलता नहीं है या टाइम लेता है। तो उस खेत में अगर वो 3-4 साल करेंगे तो अच्छा सिस्टम बन जाएगा। मतलब 3-4 साल लगते हैं खेत को भी एडजस्ट होने में और आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो जितनी भी हमारी खेती में ये बदलाव हो रहे हैं, अगर हम उसको पॉजिटिवली देखें तो हमारे 2 ही टारगेट हैं, खर्चे को मिनिमाइज करना और उत्पादन को स्टेबल करना। उत्पादन बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। पंजाब में तो बढ़ ही चुका है, सब जगह भी बढ़ चुका है। गन्ने के उत्पादन फार्मर के देख लो 500 से लेके 1200 क्विंटल तक चले गए हैं। गेहूं के उत्पादन आप देख लिए 15 क्विंटल से लेके 28 क्विंटल तक चले गए हैं। वैरायटियां हमारे पास है। ठीक है, धान का उत्पादन देख लीजिए 25 क्विंटल से लेके आप 38 क्विंटल तक चले गए हैं। लेकिन सॉइल हेल्थ के बारे में तो अवेयरनेस प्रोग्राम हो, मैं इसलिए दोबारा एक शब्द को यूज कर रहा हूँ कि हमारा जितना भी डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उसमें फार्मर को भी जोड़ा जाए। एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन वर्क को डिजिटली लेके आना चाहिए हर फार्मर के साथ। का ये भी ना, क्या हर फार्मर के पास स्मार्टफोन है या नहीं, अभी तो वो भी बात एक अलग है, वो एक अलग बहस है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो चलाना नहीं बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। फार्मर के पास नहीं है, लेकिन जितना यंग फार्मर है, लेडीज फार्मर अभी एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में एक फोन तो होगा ही। ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं होगा। मुझे लग रहा है डिजिटल इंडिया पे तो खैर कोशिशें हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं। यही बात है कि हम अपने चैनल के लिए आपसे बात करें और आपने एक अलग चैनल शुरू किया हुआ है। तो पराली का मैनेजमेंट अभी मुझे लगता है प्रगट जी ने अच्छे से बताया। जो मुझे समझ आया वही कि जहाँ इन्होंने जो पराली मैनेजमेंट किया है कि पराली को खेत में ही बना देना है, जमा देना है, इनका खेत डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पंजाब में नीचे जा रहा है। लेकिन जहाँ ग्राउंड वाटर ठीक लेवल पे है, जैसे अगर हम यूपी की बात करें, वहाँ पे पानी की इस तरह की समस्या नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री शुरू हो गए हैं जो पराली से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ठीक है। तो पराली की ये चीज़ हमने समझी। और इस समय जो दिल्ली के प्रदूषण को लेके हल्ला हो रहा है, जिसपे किसान तक डे 1 से आवाज़ भी उठा रहा है, उसका एक और सबूत इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको दे रहे हैं कि पंजाब में ऐसे दर्जनों नहीं, मतलब हजारों किसान हैं जो पराली नहीं जला रहे। जिस खेत में हम हैं 9 साल से, यहाँ कोई पराली नहीं जली है, मैनेजमेंट हो रहा है। और ऐसे प्रगट जी से बात करते हो और भी कई किसानों के नाम मेरे सामने आए हैं, गांव पता चले हैं कि जहां पराली नहीं चल रही। हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन ये भी एक क्रांति हो रही है। जी, मैं इसमें एक बात आपको रोक के ऐड करना चाहूँगा कि जो किसान पराली जलाते हैं, जहाँ पराली अपने खेत से निकाल देते हैं, गेहूँ बुझाई करने के लिए मेरा खर्चा उनसे कम आया है। अच्छा, अगर उनका खर्चा 1500, 1800, 2000 तक जाता है, 3000 तक भी जाता है, तो मेरा इसमें गेहूं बिजाई करने का जो खर्चा है वो 600 रुपया है। अच्छा, तो अगर मेरा खर्च कम हो रहा है, उत्पादन स्टेबल हो रहा है, तो मेरे खेत का जो एक अनदिख दुनिया है जो हमारे खेत के अंदर, उसको मैं भोजन देने का काम कर रहा हूँ। मेरे सॉइल की पावर बढ़ रही है, तो मेरे तो कई काम एक ही कई फैसले से हो गए। तो मुझे लगता है कि फार्मर को फार्मर से भी सीखना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो 1960 से बननी शुरू हुई है और खेती तो कब से हो रही है। तो पहले तो आग उग नहीं लग रही होगी, पहले तो इतनी हमारे पास मशीनरी नहीं थी, पहले इतना डिजिटल सिस्टम नहीं था। तो अब सब कुछ हमको पॉजिटिव वे से देखना चाहिए और
इस तरीके को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले 20 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। अगर खेत में कम खाद से खेती करनी है तो खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कम नहीं होना चाहिए, ये 1% तक जाना चाहिए। फिर आपके खेत में जितनी सिफारिश आपके एरिया को खाद की हो रही है उससे भी आप कम से खेती कर लेंगे और कम बीमारियां आएंगी। तो अब आ रहे हैं हम परगट जी की कहानी पे कि जो ये इतनी बातें यहाँ एक किसान के तौर पे कर रहे हैं, वो शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। इन्होंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और मैं इनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी तो इनका कहना था कि मुझे तो कभी नहीं करनी थी खेती किसानी। तो अब उस कहानी के बारे में बताइए कि कभी नहीं करनी थी खेती किसानी, इंजीनियरिंग करनी थी, नौकरी करनी थी, और फिर अब आप सिर्फ खेती किसानी कर नहीं रहे बल्कि उसको लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, कैसी रिसर्च आ रही है। तो इतना बड़ा एक जो क्रांतिकारी लेवल पे जो खेती शुरू करी, उसकी क्या कहानी है? जी, इसके लिए मैं अपना गुड लक मानता हूँ कि भगवान ने मुझको ऐसा सिस्टम बना के दिया कि मैं पढ़ भी गया, जॉब भी कर ली, जॉब भी छोड़ दी और खेती में भी आ गया। घर वाले क्या कह रहे थे कि पढ़ो या खेती करो? हाँ, नहीं, घर वाले देख लो, हमारे टीचर्स देख लो, हमारे बड़े भाई बहन देख लो, सब यही लोग कहते हैं अगर तुम नहीं पढ़े तो खेती करनी ही पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल। मतलब खेती को ऐसा काम एक नजरिया बना दिया गया है कि अगर आप कोई काम सक्सेस से नहीं कर पाए तो आपके लिए सिर्फ खेती ही बची है। तो मुझे ऐसा लगता था कि खेती तो फिर सबसे गिरा हुआ काम होगा, खेती बेकार काम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी गिल्टी फील करता हूँ। आज से 12 साल पहले मेरा भी यही माइंडसेट था कि 2012 में 13 में मैं यही समझता था कि खेती तो अनपढ़ लोग करते हैं, खेती गवार लोग करते हैं, जिनका कोई पेपर क्लियर नहीं होता वो खेती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ में टच में ऐसे NRIs हैं जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जो ऐसे प्रोफेसर लोग हैं जो खेती कर रहे हैं। तो 2014 में मैं एंटर हुआ इस फील्ड में, 2017 में मैंने चैनल शुरू किया। चैनल शुरू करने का भी मतलब यही नहीं था कि नहीं, पहले मैं उस पे आऊंगी कि जब आप नौकरी करने लग गए जी, फिर कहाँ से एक होता ना एक दिन कुछ आप, जैसे आज मुझे आपसे बात करके कुछ चीजें नई समझ में आई, बहुत नई नई बातें पता चली, तो वो दिन कौन सा था कि नौकरी छोड़ दूंगा? जो आपको खुद ही पता था कि खेती तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, सेटल हो गए हैं, फिर मम्मी पापा को ये बात कैसे बताई, वो वाली कहानी क्या है? हाँ, वो ये कहानी ये है कि मैं एक पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पे जॉब करता था। और वहाँ पे मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता था तो तब तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, तब तक फ्री टाइम होता था, मैं अपने बॉस के लैपटॉप के ऊपर मैं रिसर्च पेपर सर्च करने लग जाता था। खेती के? हाँ, गेहूं का प्रैक्टिस, मैं टेक्सास एरिया के प्रैक्टिस देखता था। वहाँ पे एक चैनल था AG PhD करके, टेक्सास एरिया अमेरिका का, वो इंग्लिश में डालते थे वीडियो, तो मैं वो देख लेता था। मुझे फिर घर पे बातचीत होती थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कर रहे, तो हमको ऐसा करना चाहिए। वो तू क्या बताएगा, तुम तो कभी खेती नहीं की है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हमें घर में वार्तालाप रहती है, सबके घर में रहती है। जो नया नया बच्चा खेती में आता है ना, तो उसको ऐसे बिल्कुल खाली दिमाग मान लिया जाता है। तो मैं भी ऐसा ही था। तो एक बार मेरे बॉस ने मेरे को पकड़ लिया कि तू काम क्या करता है, रिसर्च तू क्या करता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक प्राइवेट MNC कंपनी का जो लैपटॉप है वो पूरा कंट्रोल्ड होता है, उसमें जो भी आप सर्च करेंगे वो IT डिपार्टमेंट में पूरा रहता है। तो बोल रहा है कि मेरे को IT वाले बोल रहे हैं कि तेरे लैपटॉप में एग्रीकल्चर की रिसर्च हो रही है, अभी तू एग्रीकल्चर करने वाला है। तो उनका नाम था सदानंद दुबे जी। तो वो मेरे बॉस थे। मैं कहा सर ऐसा है कि मेरे घर पे तो खेती है, तो मैं तो इस जॉब में टिकने वाला लंबा है नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट तो उधर बढ़ रहा है। तो प्रगट फिर अगर इंटरेस्ट उसमें है तो इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं 3 मंथ मुझे लगे जब मेरी जॉब जाने वाली थी, तो फिर मैंने उसको, क्योंकि मेरी जॉब कंटिन्यू भी रह सकती थी, मैं उड़ीसा में जा सकता था, वहाँ कोल प्लांट था उसी कंपनी का, बहुत MNC कंपनी थी वो। तो वहाँ पे फिर क्विट करके एग्रीकल्चर में आ गया और मैंने देखा। तो क्विट करने का कब सोच लिया? हाँ, ये 2017 मतलब समझ आ गया कि क्विट करके पैसे भी कमा लूंगा और सेटिस्फाई हो जाऊंगा? नहीं, पैसे कमाने का तो नहीं था, खेती में भी पैसे के लिए लोग खेती करते हैं, क्योंकि अब तो खेती का पूरा कमर्शियलाइजेशन है। हाँ, जॉब में मेरा कुछ ज्यादा नहीं था। जॉब तो एक मजे के लिए था कि पढ़ाई की हुई है, अगर जॉब नहीं करेंगे तो यूजलेस हो जाएगा काम, तब ऐसा सीन था। बैंक के पेपर की तैयारी करते रहो, ये UPSC IPSC ये करते रहो, तो ट्राई करते रहो, नहीं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जब घर में खेती है तो मुझे लगता था ये इससे बड़ी लैब तो कहीं मिलने वाली है। तो तब तक पिताजी खेती कर रहे थे? हाँ, पिताजी खेती कर रहे थे। और क्योंकि देखो
पिताजी ने भी खेती कोई किसी से बुक्स से नहीं सीखी थी, उन्होंने भी अपने चाचे ताया से, अपने दादा से खेती सीखी होगी। तो खेती तो कब से हो रही है, सदियों से हो रही है, तो एक दूसरे से सीख के ही हो रही होगी। तो मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को जब झटका तब लगा जब मेरा एक वर्कर जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, उसको पता है कि ये वाला बॉटल किस काम के लिए यूज हो रहा है, ये खट्टे रंग की दवा, ये नीले रंग की दवा किसके लिए यूज हो रही है। तो मेरे को उस बोतल का नाम, कंपनी पढ़ के भी पता नहीं चल रहा। हाँ। उसको सर्च करना पड़ रहा है, ये साल्ट है, इसका क्या डोज होगा। तो मैंने वो फिर लिस्ट तैयार की, मैंने पूरा मैं देखा मेरे घर में यूज क्या हो रहा है, ये नहीं यूज होना चाहिए, ये तो बहुत पुराना है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। तो फिर मैं पूरी तरह से इधर आ गया कि मेरे को ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सीखने में। तो मैं 2-3 साल इधर फिर लगा रहा पूरा। तो फैमिली ने मना नहीं किया? नहीं, फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ, अच्छा। कि ये नहीं तो ये उड़ीसा चला जाएगा कहीं ना कहीं, ये यहीं पे सेट हो जाएगा। हाँ, तो फैमिली तो बहुत खुश थी कि घर का काम है, अब इसी को संभालना है, आज नहीं तो 5 साल बाद में संभालना था, अभी संभाले तो अच्छा है। तो फिर मैं खेती में आ गया। मैंने सबसे पहले जो, हम किसी को किंतु परंतु कर सकते हैं, अपने फादर को किंतु परंतु नहीं कर सकते। पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा झड़प हो जाती है फिर। हाँ। तो हम भी खेती में वही जो प्राकृतिक ट्रेडिशनल हमारे प्रैक्टिस चल रहे थे, ये डालना है, वो डालना है, ये ऐसे अब डालना है, ये 20 दिन के बाद डालना है, हम भी डाल रहे थे। तो मैंने, हमारे यहाँ लोकल केवीके में डॉक्टर अंग्रेज सिंह जी थे, तो उनके पास मेरा राब्ता हुआ, मैं 2-3 बार चक्कर लगाया उनके पास। तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये सब लोग डाल रहे हैं, मैं भी डाल दूं? वो सब लोग पागल हैं। मैं कहा सब लोग तो पागल नहीं हो सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहना नहीं ऐसा ही है, खेती में सब लोग पागल है। कहना जो डालने वाली चीज़ है वो मिलती नहीं है, और जो डाल रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए, उसका खेती से, उत्पादन से कोई लिंक नहीं है। अच्छा। मैं कहा ऐसा नहीं। मैं फिर मैं कहना तू ऐसा, मेरी बात मत मान, थोड़ा सा खेत छोड़ के देख ले, बाकी तो उसमें डाल ले। मैं ऐसे किया, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, बाकी में डाल दिया। तो वो खेत उससे दोनों सेम उत्पादन सेम। तो मैंने पापा को बोल दिया, मैंने इसमें डाला ही नहीं था। अच्छा। उसने बोला कि नेक्स्ट बार किसी में डालेंगे नहीं। वो एक सुंडी मार दवा आता है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, तो उसका टेक्निकल होता है पिप्रोनिल, वो काफी फार्मर यूज करते थे। मुझे यही समझ नहीं आता कि फार्मर जिस सुंडी ने अभी आना है, कहीं है ही नहीं, उसका दवा अभी डाल डर है, वो डर की वजह से कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक है, वो आजकल तो क्या है कि मीडिया में पेड आर्टिकल देते हैं, सब जगह वो एक बवाल मचा देते हैं, तो फार्मर उसको देख के फिर वो डालता रहता है। तो मैंने देखा भी इसकी तो फिर जरूरत ही नहीं है। और मैंने फिर सर के पास दोबारा गया, मैं पूछा, मैं कहा सर फिर इसकी जरूरत नहीं है तो फिर बना क्यों है, मार्केट में धड़ल्ले से बिक क्यों रहा है इतना? हर मार्केट में, हर दुकान में पड़ा हुआ है। कहता इसकी जरूरत इन इमरजेंसी इस क्रॉप में पड़ सकती है, इस स्टेज में पड़ सकती है। तो फिर मैंने देखा भाई तो इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्रॉप ऐसे नहीं है, खेतीबाड़ी ऐसे नहीं है कि फसल लगा दिया, छोड़ दिया, पानी पुनी दिया, यूरिया दिया और आखिर में कटाई करने के लिए आ गए, मेरा उत्पादन इतना, तुम्हारा इतना। हर एक चीज साइंटिफिक है। आपका खेत साइंटिफिक है, खेत का जीरो लेवल होना बहुत जरूरी है। यहाँ के स्पेशल सीड, स्पेशल वैरायटी, यहाँ पे PBW 826 लगा हुआ है, 826 किस्म लगी हुई है। हाँ, तो लास्ट टाइम मेरी यहाँ 9 एकड़ की यहाँ जमीन प्लॉट है, इसमें टेस्टिंग हुआ था। तो हमारे सारे खेत में से यहाँ उत्पादन ज्यादा हुआ था 826 का। अच्छा। तो मेरे खेत में अगर उत्पादन ज्यादा आया तो मेरे लिए तो यही बेटर है ना। किसी और अन्य फार्मर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर किसी फार्मर के खेत में और वैरायटी सूटेबल है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मेरे को तो अपने खेत का मतलब है। तो इसीलिए मैंने देखा कि हर फार्मर को अपनी एक डायरी लगानी चाहिए, अपनी मशीनरी का मैनेजमेंट, अपने खेत का मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर शेड्यूल, अपना जितना भी मतलब खेत में यूज हो रहा है मटेरियल वो यूज करना चाहिए। एक मेरे को बुजुर्ग फार्मर मिला 2018 में मार्च में, जब हम पटियाला रोनी किसान मेले में थे। तो मैंने तो देखा, देखो समेज में होते हैं ना हम, यंग को थोड़ा भाव देते हैं, बुजुर्ग को भाव नहीं देते, बच्चे को भाव नहीं देते। तो मैंने उस बुजुर्ग को सुना, वो मेरे को बोल रहा है कि बच्चा तू कब खेती करनी शुरू किया? मैं कहा मैं तो 3-4 साल पहले खेती करनी शुरू की है, 2012-14 में। हम तो कब से खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कैसे खेती करते हो? ऐसे खेती करते हैं जी। मतलब एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप खेती का कोई सामान लेने जाओ, घर से बाहर जाना है, बीज लेने जाना है, खाद लेने जाना है, पेस्टिसाइड लेने जाना है, तो कैश में लेके आना। अच्छा। हाँ, मैं कहा इसका क्या फायदा, अभी कैश में लेने का तो कोई मतलब नहीं है। कहना जब कैश में लोगे ना, तो जब उसका उत्पादन में रोल होगा तो तेरे को याद रहेगा दोबारा लेना है। अगर उसका रोल नहीं होगा तो तेरे को पता लगेगा वेस्टेज चला गया।
कि ये तो अगर ये कोई पेस्टिसाइड मैंने पूरे खेत के लिए 20,000 का लिया, अगर उसका उत्पादन में कोई रोल ही नहीं है तो 20,000 तेरा पूरे आने वाले 10 साल तक चलता रहेगा, वो मेरा 20,000 खराब हो गया। तो मुझे लगता भी ये कहीं ना कहीं वैलिड पॉइंट है। तो मेरा कभी भी मेरा कोई भी मतलब मटेरियल आता है खेत का बाहर से, तो वो कैश के बिना नहीं आता। अच्छा। तो मतलब जैसे हम देखते हैं कि लोग यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, DAP ज़्यादा डाल रहे हैं, या कोई अन्य पेस्टिसाइड वो ऐसे डर की वजह से डाल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कैश में नहीं खरीदते। वो क्या करते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, उसको 6 मंथ बाद पैसे देने हैं। तो जब हम किसी सोसाइटी से कुछ लेके आ रहे हैं या हम उधार किसी से लेके आ रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि फ्री लेके आ रहे हैं। उसका बिल बन गया 1,05,000 का, उसको पकड़ा दिया 1 लाख, हमको लगा 5,000 का फायदा हो गया। नहीं, 5,000 का नहीं, हमारा 20,000 का लॉस हो गया वहाँ पे। तो एक्चुअल चीज़ जो डिज़ायर जो नीड है हमारे खेत की, वो हम पहचान ही नहीं पाते, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा फोकस गेहूं धान के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े स्तर पे हमारे PDS सिस्टम का एक हिस्सा है, और इसको बनाए रखने के लिए सरकार बहुत यत्न करती है। इसका मंडीकरण आसानी से हो जाता है, और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, अदर फार्मर के साथ घूमने का, मिलने का समय मिल जाता है, मैं भी उनकी स्टोरी कवर करता हूँ। मुझे लगता है कि अपनी डायरी मेंटेन करो, एग्रीकल्चर का मटेरियल सब आप कैश से परचेज करो, आपको याद रहेगा, और अपने खेत के लिए सोचो। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है, तो आप एक ऐसे ग्राफ पे चल रहे हो, यहाँ कहीं पे भी आपको कम खर्च से अच्छा उत्पादन मिलने वाला, और एक समय में कार्बन क्रेडिट से आपको अच्छी इनकम ये होने वाला है इंडिया में। वाला है। एक बात ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई खेती की, आप पढ़ भी रहे हैं, 2 किताब भी इनकी आ गई हैं, आप देखेंगे वीडियो में, मैं आपको किताब का भी फोटो दिखा रही हूँ। तो लगातार आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, खुद भी किताब लिख रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो मेरी समझ बनी है इतने दिनों से, थोड़ा सा किसानों से बात करते हुए, आपकी जितनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी जो समझ है, उसमें ये आ रहा है कि जो पंजाब है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो धान की खेती शुरू हुई, गेहूं बहुत ही मेजर पार्ट में शुरू हुआ, उससे सॉइल को बहुत नुकसान हुआ है, पंजाब के ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, और अब प्रमोट ये किया जा रहा है कि जो धान की खेती है जिसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो कहीं तरह से एक वार्निंग बन रही है पंजाब के लिए। बिल्कुल। पंजाब को अब छोड़ना चाहिए धीरे धीरे धान, दूसरी क्रॉप लगानी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना चाहिए। इसको लेके आपकी समझ क्या कह रही है? मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक लगाना है ना, तो एक निश्चित स्पीड पे होना चाहिए। हाँ। अगर गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है तो ब्रेक लगाएंगे तो जल्दी रुक जाएगी। अगर गाड़ी 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो ब्रेक लगाने से नुकसान हो सकता है। तो पंजाब के फार्मर बहुत स्पीड से चल रहे हैं, एकदम तो इनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है इनकी फसल लगवाने के लिए। ये तो बात सही है। मिल या राइस मिलर यहाँ बने हुए हैं, मंडी का नेटवर्क यहाँ है, वाटर इरिगेशन चैनल का नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक है, मंडी बोर्ड का नेटवर्क यहाँ पे है, पेस्टिसाइड मार्केट का नेटवर्क यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि इससे राजनीति भी जुड़ जाती है। फसल खराब होती है, कभी फसल का उत्पादन कम आता है, ज़्यादा आता है। MSP की लड़ाई यहीं सबसे ज्यादा चल रही है। यही MSP की लड़ाई तो अलग लड़ाई है, उसके ऊपर तो कभी अलग से बात हो सकती है। MSP अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बोला, है ना, क्योंकि गेहूं धान यहाँ मेजर हो रहा है, MSP की फसलें हैं, इतना बड़ा उत्पादन करके किसान फिर इस मोड में आ जाता है कि MSP नहीं मिली तो उसकी लीगल गारंटी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है MSP से भी ज्यादा जो गारंटी की खरीद है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस पे हम आएंगे, पर पहले हम वो बात कर रहे थे कि जो पंजाब का अब जो सॉइल का लेवल है, वाटर लेवल है, वो जो एक खतरनाक स्टेज पे जा रहा है जी, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। धान कहना चाहिए कि हटाने की ज़रूरत है एक तरह, और कई किसान इसका भी एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि धान हटा रहे हैं धीरे धीरे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे पंजाब में, क्योंकि आप ज़्यादातर पंजाब के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 की मैं आपसे एक कहानी साझी करता हूँ कि यहाँ पंजाब में लगभग 28 लाख हेक्टेयर जो धान होता था, अब यहाँ पे 34 लाख हेक्टेयर धान चला गया है, बढ़ गया है 6 लाख हेक्टेयर। अच्छा। तो उसकी वजह क्या है? कॉटन यहाँ का खत्म हो गया, दालें यहाँ होती नहीं है, खत्म हो गई। हाँ, पहले तो बिल्कुल हो गई। अभी यहाँ पे देखो खेती के यहाँ 3 सीजन है,
ठीक है, ज़्यादा वैसे तो 4 सीजन है, लेकिन जो 3 से ज़्यादा फसलें हम पंजाब में नहीं ले सकते। अगर कोई लेता है तो उसका जो क्रॉप साइकिल है वो 16 मंथ का होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर धान को रिप्लेस करना है तो धान से ज़्यादा इनकम देने वाली फसल आपको लेके आनी पड़ेगी। उसमें से फ्लावर फार्मिंग भी हो सकती है, उसका उत्पादन सर्दियों में होता है। अब पूरे देश की बात कर ली जाए तो पूरे देश की जहाँ पे मेजर क्रॉप्स लगती थी, जहाँ पे अरंडी का एरिया है, हल्दी का एरिया है, गन्ने का एरिया, पोटैटो का एरिया है, या किसी और क्रॉप का एरिया, उसको एक ही फसल खा रही है, रिप्लेस करने जा रही है। वो आने वाले 5 साल में पूरे इंडिया के बहुत से क्लाइमेट जोन को इफेक्ट करने वाली है। वो है मक्का इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और उसका मतलब उसका सीरियल का भी बहुत डिमांड आने वाला है। वो सीरियल में तीसरा ऐसा क्रॉप है कि जो बड़े स्तर पे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और उसका डिमांड भी बढ़ने वाला है। लेकिन वो धान का भी बाप है पानी के मामले में, पानी ज़्यादा चाहिए। आप देख लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर 30 क्विंटल धान पैदा हो रहा है और लगभग 25 क्विंटल पराली पैदा हो रही है, तो ये लगभग 120 से 150 दिन का समय लगेगा। अगर मक्की के मामले में देख लिया जाए कि 120 दिन में उसने 300 क्विंटल का स्टबल विद ग्रेन प्रोडक्शन दे देना है, तो इतनी मतलब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा उत्पादन उसी समय में ज़्यादा आ रहा है स्टबल और ग्रेन का। मतलब निकल तो वो सॉइल से रहा है, उसको पानी भी चाहिए होगा। तो मतलब सॉइल का जितना भी फूड है, न्यूट्रिशन है, उसको माइन करने के लिए मक्का आ रहा है। मक्के की डिमांड बहुत बड़े स्तर पे है। मक्का का जो प्राइवेट मंडी में अभी जो ऑफ द सीजन प्राइस चल रहा है वो एमएसपी से ऊपर चल रहा है। जब किसी क्रॉप का एमएसपी के ऊपर प्राइस चलता है तो उसका एरिया बढ़ने का बिल्कुल सीन बन जाता है। बिल्कुल, सब वही करना चाहेंगे। अब देखो, गेहूं लोग इसलिए लगा रहे थे क्योंकि गेहूं का एमएसपी था और ज्यादा पे बिक रहा था। मक्का का एमएसपी है लेकिन उसका परचेजमेंट नहीं है। लेकिन मक्का का एमएसपी के ऊपर जब मक्का का एमएसपी इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जब मार्केट में डिमांड पैदा हो रही है कि वो गेहूं लगाना भी फार्मर बंद कर देंगे। और मक्का भी आपको लगता है एनवायरमेंटल वे में हानिकारक है? हाँ, हानिकारक तो है। देख लिया जाए, जितना एक मक्का का प्लांट जो ऐसे सीजन में लगता है, जहाँ हम देखें समर सीजन में मक्का लग गया, वो धान से भी 10 गुना ज़्यादा पानी यूज़ करेगा। अच्छा। अगर वो अर्ली स्प्रिंग सीजन में लग गया, जहाँ वो आगे लगता है बरसात सीजन में लगता है, तब मक्का अच्छा है। नहीं तो अगर उसको पानी की बहुत ज़रूरत है, उसको बहुत बड़े सिस्टम की ज़रूरत है, तो जब कोई क्रॉप शिफ्ट होती है, जब कोई पैटर्न शिफ्ट होता है, तो उसमें टाइम तो लगता है। मुझे लगता है सिर्फ अब हम फार्मर को ही नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये क्रॉप लगाओ, तुम वो क्रॉप लगाओ। एक सिस्टम उससे क्रॉप लगवा रहा है, एक सिस्टम जो उसकी फसल को बेचने का सिस्टम है, खरीदने का सिस्टम है। क्योंकि फसल लगाने से पहले हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना खर्च होगा, इतना उत्पादन होगा, ऐसे सेल होगा। जो क्रॉप यहाँ पे मेरे खेत में हो सकती है, उसका कोई यहाँ बेचने का सिस्टम नहीं है। ठीक है, 1-2 एकड़ की तो कोई भी क्रॉप, कोई सब्जी फ्रूट, कोई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। 200 एकड़ का कोई फार्मर है, वो कौन सी क्रॉप लगाएगा कि वो जैसे धान, मक्का, ये गेहूं धान सेल होता है, ऐसे ही वो सेल कर लेगा। तो उसको मंडी भी ढूंढनी पड़ेगी। तो एक पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, ये तो टाइम लगेगा। लेकिन जो सोशली चेंज हो रहा है, नई क्रॉप की हम बढ़ रही हैं मक्का की तरफ, तो मुझे लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ये क्रॉप पहले नंबर पे आने वाली है आने वाले 5-6 साल में। तो ये धान को रिप्लेस कर देगी। ये साल में 2 बार हो सकती है। अगर साल में 2 बार हो सकती है और ये 1.5 लाख की होगी, तो गेहूं दान 1.5 लाख का नहीं होगा, तो अपने आप फार्मर उसको छोड़ देंगे। और ये भी चैलेंज देगी। हाँ, देखो हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत तो चना है, मस्टर्ड है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, कॉटन है। तो कॉटन इंडिया का रिक्वायरमेंट अगर बाहरली कंट्री से आ रहा है, और ब्राजील हमको बोल रहा है कि कॉटन ले लो, मैं कॉटन का सीड टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला आपको। यही सीन टेक्सास का, अमेरिका का है, यही सीन चाइना का है। तो मतलब हम कहीं ना कहीं जिस क्रॉप का बदल नहीं है, गेहूं का बदल है। गेहूं हमारे देश में कम हो जाएगा, हम चावल खा लेंगे। चावल कम हो जाएगा, हम गेहूं खा लेंगे। हमारे पास 2 बदल है, हमारे पास 3-3 साल का, 4-4 साल का स्टॉक भी पड़ा हुआ है। दालें भी हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ज्यादा ऑयल सीड सब इंपोर्ट हो रहे हैं। उसमें बड़े बिग प्लेयर शामिल हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि चाहे आप देख लो, मस्टर्ड देख लो, आप अरिंडी देख लो, आप मूंगफली देख लो, आप सोयाबीन देख लो, जितने भी ऑयल पल्सेस क्रॉप्स हैं, ऑयल क्रॉप्स का मेजर पार्ट है वो जो इंपोर्ट ही हो रहा है। क्योंकि उसमें उनकी श्योरिटी है, उनको वहाँ आप देख लो। यहाँ कॉटन का देख लो, कॉटन का हमारा एमएसपी देख रहा है
1800 प्लस, तो बिक रहा है यहाँ पे 6000 में, कहीं ना कहीं एमएसपी के ऊपर भी बिक रहा है। तो अगर हम अदर कंट्री का देखें तो वहाँ पे तो 5500 ही है। तो हमारे यहाँ जो बल्क सप्लायर है वो तो ये बोलते हैं यहाँ से लेने से तो बेटर है वहीं से मंगवा लो, हाँ, बेटर है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट जिस क्रॉप्स के, क्योंकि कॉटन का कोई बदल नहीं है, तो चाहिए ही चाहिए। कॉटन क्रॉप का आप कंपैरिजन किसी से करिए ही मत। ये वन साइड फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, एक 2 in 1 है, इसका कोई बदल हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम कॉटन को सीधा नहीं खाते, इसका बिनोला ऑयल सीड में यूज होता है और इसका बिनोला पशुओं की खली के लिए यूज होता है, लेकिन इसका एक हिस्से का बदल है। कॉटन का इटसेल्फ कोई बदल नहीं है। अगर हम दूसरी कंट्री को, अपनी नेबर कंट्री को हम कपड़ा भेज रहे हैं, जहाँ रुई भेज रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल खेतों में से आना है। अगर उस क्रॉप का एरिया कम हो रहा है तो हम एक बहुत अलग दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे देश का आने वाले समय में इंपोर्ट बढ़ेगा। मक्का की फसल के ऊपर गवर्नमेंट इसलिए बहुत दबाव डाल रही है और फार्मर को इंसेंटिव दे रही है, थोड़ा सपोर्ट दे रही है, उसका प्रचार इसलिए ज़्यादा कर रही है, मक्का के नए अनुसंधान बन रहे हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है। अगर हमारे देश में एथेनॉल बनता है तो E20 का प्रोग्राम चल रहा है, आगे 2027 के बाद में E30 का प्रोग्राम शुरू होना है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो इंपोर्ट कम होने के लिए ये सब सिस्टम बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा है, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, नई नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए, फार्मर को उसके बीच में शामिल करना चाहिए। और फार्मर को भी लगता है, मुझे लगता है खेती की जंग खेत से बाहर नहीं है, वो खेत से अंदर से शुरू होती है और वो कहीं ना कहीं हमको कर लेनी चाहिए जितना जल्दी शुरू हो। हमारे हमारे क्रॉप की वैरायटीज़ हैं, हमारे सॉइल की हेल्थ है, उसको मेंटेन करके ही आगे हम जा सकते हैं, फिर ही हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जा सकते हैं, फिर ही हम कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उत्पादन की बात कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। तो कॉटन की आपने बात की, कॉटन को लेके पंजाब में क्या चैलेंज है? बहुत गंदा सीन है जी। यहाँ पे कभी ना कभी 6 लाख 7 लाख एकड़ लगता था, अभी यहाँ 1.25 लाख एकड़ से भी कम, 1.25 लाख हेक्टेयर से भी कम यहाँ लगा हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसको, 1500 रुपये मेरा ख्याल इसमें दे रही है गवर्नमेंट प्रति एकड़ के लिए, लेकिन फार्मर का इंटरेस्ट नहीं है। कॉटन में सबसे ज़्यादा लेबर है। अच्छा, लेबर जो जितने भी सीड चल रहे हैं, कॉटन की सीड टेक्नोलॉजी है वो हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग 12 साल पुरानी हो चुकी है। तो अभी BRL 1 ट्रायल सक्सेस जा रहा है कई कंपनी का, BRL 2 चलेगा 1 साल के लिए, उसके बाद फिर जो हमारे कॉटन की वैरायटीज़ को अनुमति देते हैं हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, वो उसको अनुमति देगी, तभी गवर्नमेंट कॉटन में कुछ बदलाव देख सकती है। नहीं तो अब ये देख लीजिए, पंजाब में कॉटन नहीं हो रहा है, नॉर्थ में कॉटन कम होता जा रहा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। तो गुजरात में तो कॉटन हो रहा था, तो गुजरात में वैसे फार्मर ने कम कर दिया है, वहाँ पे अरंडी पे, मूंगफली पे, अलग क्रॉप में, मक्का में शिफ्ट हो गए हैं फार्मर। लेकिन फार्मर कोई बंदा नहीं हुआ। अगर मैं पंजाब का हूँ, हम धान नहीं खाते, हाँ, हम गेहूं खाते हैं, तीन वक्त हम गेहूं खाते हैं, लेकिन धान उगाते हैं हम, धान के लिए यत्न करते हैं। जहाँ जिस घर में धान खाया जा रहा है, वो ये मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं पंजाब की मिट्टी से कुछ लेके आया है। हाँ, गवर्नमेंट ने वो पूरा संसाधन बना दिया, PDS का सिस्टम बना दिया, वो छिलका लेके वो वहाँ पे चला गया हमारी आबादी के लिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पंजाब, किसी ना किसी की घर की थाली का जो रुख है वो पंजाब की तरफ है। तो पंजाब अगर किसी ना किसी क्रॉप में एरिया कम करेगा तो देश को इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, नए रोड बन रहे हैं, नया रेस्टोरेंट सिस्टम बढ़ रहा है, जैसे यूटिलाइजेशन का, क्योंकि फूड कभी 100% यूटिलाइज नहीं होता। अगर ये 100 kg बनता है तो ये 72 kg खाया जा सकता है। इसको कीड़े खाएं जहाँ आप कभी इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है। तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से तो हमारा बहुत ही बड़े चैलेंज एग्रीकल्चर में आने वाले हैं। तो क्रॉप्स का प्राइस बढ़ेगा तो हम तभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर पाएंगे जब तक हमारा मिट्टी का सेहत अच्छा नहीं होगा। अगर मिट्टी का सेहत हम अच्छा करने में सक्षम हो गए, क्योंकि ये 1 घंटे का काम नहीं है, 1 साल का भी काम नहीं है, ये सालों का नया हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। क्योंकि मेरे खेत की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये ब्लड, जो हमारा ब्लड का शुगर होता है, ब्लड शुगर की तरह होती है, कमी ज़्यादा बढ़ गई, कम हो गई। तो अगर ये हम मेंटेन करने में सक्षम हो जाते हैं, 0.75 तक हमारा चला जाता है, तो हमारी बहुत सी बड़ी समस्याएं जो
कम हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे ज़्यादा खर्च चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि हमारी जो खेत में फसल लगी हुई है उसकी इम्यूनिटी नहीं है, उसको ज़्यादा रोग लग रहे हैं। तो उसको रोग को कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सॉइल में जो दुनिया एक रहती है उसको अच्छा खाना दें। तो वो खाना यही है कि हम किसी भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं उसमें बचा हुआ अवशेष उस मिट्टी में ही गलाएं, सड़ाएं ना, गलाएं। तो गलने, कुदरत हर चीज को गाल सकती है, वो लोहे को सोने को भी गाल सकती है। वो इस स्टबल को तो वो 2-3 मंथ में 4 मंथ में गालेगी। लेकिन मुझे लगता है जैसे बच्चा एक मावा खोआ नहीं खा सकता, छोटा जो नया बच्चा पैदा हुआ है, एक बुजुर्ग भी नहीं खा सकता, तो मिट्टी हमारी जवान है, ये कुछ भी खा सकती है। इसको जितने भी आप फसल के विशेष है उसको मिट्टी को देंगे तो मिट्टी की ताकत सुनिश्चित ज़्यादा बढ़ेगी। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि हाँ, हर जगह पे आप ये मैनेजमेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सॉइल की बहुत बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, हम भी देखते समझते हैं, सुनते हैं कि भाई मिट्टी ही तो है, जड़ जो है, जड़ कहाँ है पेड़ की, पौधे की, वो मिट्टी में है। तो मिट्टी की सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चलते चलते आपसे ये पूछूं कि इतना पढ़ने के बाद, रिसर्च देखने के बाद, और सिर्फ पंजाब नहीं, ऑल ओवर इंडिया को देखें, अगर पूरे भारत नहीं तो नॉर्थ इंडिया को देखते हुए सॉइल की हेल्थ को लेके क्या अवेयरनेस आप किसानों को देना चाहेंगे कि 5 बातें ऐसी जिनका ध्यान रखना चाहिए या ऐसा होने पर ऐसा करना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ पे पानी अच्छा है वहाँ पे कोई भी फसल की जा सकती है। यहाँ पे पानी के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जिसको हम काला छोरा, चिट्टा छोरा बोल देते हैं या साल्ट वाटर बोल देते हैं। वहाँ कम पानी की खेती करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि खेत को जिंदा रखना है, जिंदा खेत में खेती हो सकती है, पत्थरों से थोड़ी खेती होती है। तो जिंदा खेत में खेती करनी है तो इसके अंदर जो जिंदा दुनिया है उसको जिंदा रखें। ऑर्गेनिक कार्बन, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, रूढ़ी का यूज़ करें। हमारे खेत, क्योंकि मैं अपने खेत में पूरे में रूढ़ी डाल ही नहीं सकता कभी। मेरा 20 एकड़ का खेत है, अगर मैं 3 ट्रॉली भी डालूं तो यहाँ 60 ट्रॉली रूढ़ी अरेंज करने में मेरे में 3 दिन चले जाएंगे और मेरी खर्चा भी बहुत आएगा। तो इस फसली अवशेष को जिसको मैं फ्री में जलाने वाला था, ये ही गल के मेरे खेत में रूढ़ी का काम कर रही है और मेरे खेत में अंदर जितनी जिंदा दुनिया है उसको ये खाना देने का काम कर रही है। अगर वो अपनी भूख की तृप्ति कर दी है तो मुझे लगता है वो अपनी परफॉर्मेंस में कमी नहीं देगी। तो हम जिस तरह भी अपने खेतों में अलग अलग फसलें लगा रहे हैं, कोई फार्मर गन्ना लगा रहा है, कोई फार्मर सब्जियों की खेती कर रहा है, कोई कॉटन लगा रहा है, कोई धान, कोई चना, कोई कुछ लगा रहा है, तो मिट्टी के बिना हम लार्ज स्केल पे खेती नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से मॉडल डेवलप हो चुके हैं, पॉली हाउस का, हाइड्रोपोनिक्स, सब वो लिमिटेड है, वो उसमें हम देश का पीडीएस सिस्टम नहीं चला सकते। मुझे लगता है बड़े स्तर पे अगर किसी देश की कोई डिमांड पूरी करनी है, चाहे ऑयल सीड में है, पल्सेस में है, सीरियल में है, तो उसका जो क्रॉप लगना है वो मिट्टी में लगना है और मिट्टी की सेहत के साथ किसी तरीके का हमको समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और किसानों को अपनी सॉयल हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। हर 3 मंथ के बाद, हर 6 मंथ के बाद उनको पानी और मिट्टी की जांच करानी चाहिए। और जांच के लिए भी मुझे लगता है हमको नए नए साधन, नई नई हाईटेक लैब्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए। जो ये एक सिस्टम चलता है CSR का, जो 500 करोड़ प्लस की कंपनीज है जो CSR फंड हमारे राष्ट्रपति की अनुमति से वो लोक भलाई के ऊपर खर्च करती हैं। मुझे लगता है उनको सॉयल हेल्थ या सॉयल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग की हाई-टेक जो लैब्स है उनको डेवलप करके फार्मर के बीच में छोड़ना चाहिए, मोबाइल्स लैब्स। क्योंकि क्रॉप के लगने का भी समय है, क्रॉप के हार्वेस्ट होने का भी समय है। खाली खेत का सीजन पूरे साल में 20-50 दिन का है, उसी टाइम में सॉयल टेस्टिंग होनी है। तो मतलब हमारे पास सॉयल टेस्टिंग करने के लिए समय कम होता है। अगर सभी फार्मर इकट्ठा कराएंगे तो उसके रिजल्ट काफ़ी देरी से आएंगे, जहाँ हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए और प्री प्लानिंग करनी चाहिए। गेहूँ या कोई भी खेती लगाते हैं आप, कोई भी फसल लगाते हैं, उसका जितना भी मटेरियल खेत से बाहर से आ रहा है वो कैश से लेना है तो बच जाएंगे। तो परगट सिंह से हमने बात की, एक तो पराली मैनेजमेंट की, साक्षात उसी खेत में हमने बैठकर बात की जहां पराली मैनेजमेंट का एग्जाम्पल सेट हो रहा है। दूसरा, उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई, और तीसरा, उन्होंने मिट्टी की सेहत को लेके कई अहम बातें बताई हमें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि परगट जी लगातार जो एक डिजिटली एक्टिव किसान हैं एक, और वो लगातार बने रहते हैं, कमेंट आपके देखकर आपको जवाब ज़रूर देंगे। और इसी तरह की और कहानियां जानने के लिए और टिप्स जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा एक खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र।